हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा बुक है ये, तो मैं बता देती हूँ। दृष्टि द विज़न का बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। एनसीईआरटी को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो विद आप क्वेश्चंस के ज़रिए बहुत ही आसानी से सारे एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। ये आपको सीटेट में भी काम देगा, जो सीटेट के बच्चे हैं वो भी उसके लिए भी काम देगा। बीपीएससी जो कर रहे हैं अभी, बीपीएससी में आपका जनरल साइंस से अगर मैं बात करूँ 1 to 5 में, तो 1 to 5 में लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 6 to 8 की बात करें तो चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, ये तीनों में आपका 40 मार्क्स का जीके जीएस पूछा जाता है। आप सभी को पता है बहुत ही अच्छे से, जिसमें आपका जनरल साइंस 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत ही मायने रखता है ये 8 मार्क्स आपके लिए, और पूरा 8 का 8 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जनरल साइंस का एनसीईआरटी का पूरा मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप विज़िट कीजिए। बहुत ही कम है, बहुत कम क्लासेस ली हैं मैंने, उसी में आपको ख़त्म किया है। अगर मैं बात करूँ क्लास 6 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अगर आप जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी मेरे वीडियोज़ आपको सही समय पर मिल पाएंगे। और आगे भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और हर वो कोशिश करेंगे जो आपके सिलेक्शन को आपके पास लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 6 करवा चुकी हूँ पूरा एक दिन में ही। आपका ये पूरा एक दिन में मैंने आपको ख़त्म किया है पूरा एक क्लास 6। इसके बाद क्लास 7, ये पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने किया है, एक एक चैप्टर को हमने समझा है बहुत ही अच्छे से। और उम्मीद है कि इसका आपने नोट्स ज़रूर बना लिया होगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बना के रखिए, अभी भी आपके पास समय है, और बाद में फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। देर नहीं करनी है, और इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है, तो ज़रूर आप इन सभी को नोट्स बनाइए। क्लास 8 है ये, देखिए 8 का सारा चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए हैं। क्लास 9 के सारे चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए हैं, और आज है हमारा क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 में जो है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर आज होगा। ठीक है, ये 3 चैप्टर ही आज हम सिर्फ करेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर लंबा है और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर आज हम करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु। ये धातु और अधातु तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुछ इसमें चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और क्लास 10 तक का अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि धातु अधातु हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो क्लास 6 से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर उसका लेवल जैसे जैसे एनसीईआरटी में बढ़ाया गया है, ठीक वैसे ही क्वेश्चंस के लेवल भी यहाँ पे आपके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हूबहू एनसीईआरटी ही आपको मिलेगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पे कि बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आपके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो जुड़े हैं अभी तक, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, और बताइए कि आपको ये बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, जितने भी लोगों ने टीआरई 1, 2, 3 में पार्टिसिपेट किया है, एग्ज़ाम दिया है, वो समझ पा रहे होंगे ये क्लास की महत्ता। ठीक है, क्योंकि 6 to 8 का अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन ना एक एक कॉन्सेप्ट है आपका, और जो एक्सप्लेन कराया जाता है, एक्सप्लेनेशन को भी हम जानेंगे अच्छे से, और थोड़ा समय देंगे क्वेश्चंस को ताकि चीज़ें समझ में आती रहें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और हम आ चुके हैं क्लास 10 की तरफ। ठीक है, क्लास 10 में आ गए हैं, चैप्टर नंबर 1। यहाँ देख सकते हैं ये चैप्टर 1 है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ें बोलूँगी नोट करना है उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, और आपके पूरे क्लास 10 के जो है नोट्स यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर टूट जाएगा, दिखेगा नहीं। चलिए चैप्टर 1 है ये, और रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, सही कथन बताना है। चलिए देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, परमाणु में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबद्ध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो दोनों ही कथन आपका यहाँ पे सही है। ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए, चैप्टर 1 लिख लीजिए और वहाँ पे आप ये बातें नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपको कथन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यहीं से आपका टूटता है और जुड़ता है, ना ही पदार्थ बाहर से अंदर आता है, ना ही अंदर से बाहर जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बताना है ऑक्सीडेशन पे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई हो, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो या हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। ऑक्सीडेशन आपका कब होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले भी, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई होगी तभी जो है जाके आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। मैं उम्मीद कर रही होंगी कि आप साथ ही साथ चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड क्लास है तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं। तो रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। हिंदी में भी समझ लीजिए और इंग्लिश में भी। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब इन दोनों का उपचयन और अपचयन दोनों ही होता है तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन इसे हम कहते हैं। तो ये आपको नोट करना है और इसको बार बार पढ़ना है। जनरल साइंस के लिए आपको यहाँ से अगर आप सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। इसी को बार बार रिवीजन कीजिए और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताना है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसके कारण क्या होता है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन के कारण बताना है, यानी कि ऑक्सीडेशन कब होता है आपका, जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है। बताएंगे यहाँ पे इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। क्या ये आपका सही कथन है, तो यहाँ पे आपको सही कथन ही बताना है और ये बिल्कुल सही है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कई बार आपका ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि जब हम कोई आलू के चिप्स खाते हैं, ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया है, ठीक है, कि आलू का क्वेश्चन चिप्स खाते हैं तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। इसको भी आपको ध्यान से समझ के रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, 1 और 2 दोनों ही सही है, यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले आप जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा। तो दैनिक धातुओं का संक्षारण होता है, कोरोसन होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है, जिससे वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः ऐसी खाद्य सामग्रियों से उपचयन रोकने वाली पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है चूने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। सही कथन बताना है, चूने के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं।
तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका ऐसे ही आपका सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि यही सूरत में आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन यहाँ से जो आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से छोटे छोटे चीज़ों से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ये भी कथन आपका सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना हम कहते हैं। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। अब ऑप्शन में आपका यही दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा? चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, इस तरह से। तो याद रखना है आपको। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग है सीमेंट के निर्माण में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने का नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी नोट कीजिएगा, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात ध्यान रखनी है। का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद इस परत का निर्माण होता है तथा इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ये आपने देखा होगा, है ना। चलिए आगे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन से आपका ये क्वेश्चन है। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं किसको? श्वसन की अभिक्रिया को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में क्या बातें कही गई है। एक एक आपका जो क्वेश्चन है वो एक एक आपका कॉन्सेप्ट है, तो बारीकी से इसको जानिए, नोट कीजिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले तो ये आपको नोट करना है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये अभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी बार आपका TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटने से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन टूटता है तो क्या मिलता है? अमीनो अम्ल। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हमने 6-7 में भी देखा था, 6-7 क्लास जब हम कर रहे थे, सेम क्वेश्चन था। थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट ये अभी थोड़ा सा डीप हो जाएगा, वो डीप नहीं है, थोड़ा सा ईजी कॉन्सेप्ट है। तो सभी चीज़ों को वैसे ही हम देख रहे हैं जैसे NCERT में बताया गया है। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है और हाईलाइट कर देंगे ऐसी चीज़ों को जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंट में पूछे गए हों, ठीक है। तो इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको आपको नोट करना है, समझना है ठीक से। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया के ये ठीक विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है, ठीक है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सभी यहाँ पे आपको सारे ही ऑप्शन के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका चैप्टर आपका शुरू होता है। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे आपका चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन
भर भर के पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और यहाँ बताना है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है। तो देखिए, जब हम टेस्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं लिटमस पेपर का, ठीक है, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। और यहीं पे आपको बताना है कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बैगनी हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया है, थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दिया जाता है पर चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पे आपका लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो, ये आपको नोट करना है। जब लिटमस विलयन जो अम्लीय नहीं होता है और क्षारीय भी नहीं होता है, तब इसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखिए, यहाँ बताया गया लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9 में जब हम देख रहे थे पादप जगत, ठीक है। इस प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तो बैगनी कलर का होता है। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षारक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। तो चलिए चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पे बताना है अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद खट्टा होता है। ये तो उल्टा बता दिया, गलत है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है बल्कि, और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, तो ये आपका उल्टा बता दिया। यहाँ पे देखिए दूसरा है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल, ये आपका देखिए बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो जब अम्ल को जब हम रिएक्ट करते हैं लिटमस पेपर पे, तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और क्षारक क्या हो जाता है, क्षारक मतलब क्या होता है, बेस। देखिए, अम्ल मतलब होता है एसिड और क्षारक मतलब होता है बेस, ठीक है। तो बेस क्या हो जाता है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और एसिड क्या करता है, लाल कर देता है, ठीक है। अगर हम सिंपल सा अगर हम देखें तो एसिड, देखिए नींबू में एसिड होता है, नींबू में एसिड, मान लीजिए एक नींबू का एक टुकड़ा है। और हल्दी आप जानते हैं, टर्मरिक पाउडर जो होता है ये बेस है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए हल्दी है आपकी, हल्दी अगर नींबू में जाता है, सॉरी मैंने तो उल्टा बता दिया आपको। देखिए, अगर हल्दी लगी हुई है, हल्दी में अगर हम साबुन तो आपका बेस होता है ना, साबुन तो आपका क्षार होता है। तो साबुन अगर हल्दी में आप लगाएंगे तो क्या होगा, कलर लाल हो जाएगा, होता है ना। तो ये किसके वजह से होता है, एसिड के वजह से होता है। तो यही बात यहाँ पे आपका कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही कथन सही है, यानी केवल बी आपका सही है, ये वाला। यहाँ लिखा है अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये आपका गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का कड़वा, ये भी आप नोट कर लीजिए, वैसे ये पता होगा सबको। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बात भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया था, सुचालक होते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होते हैं। ये दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों केवल अपनी जलीय विलयन में ही क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। इसीलिए कथन 3 जो है वो आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। अम्ल में क्या उपस्थित होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जो मैं आपको बता रही थी भी। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। साबुन हल्दी से मिलकर अपनी अम्लीयता प्रकृति को उदासीन कर देता है।
हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी की प्रकृति क्षारीय नहीं होती है। ठीक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसीलिए जो है वो एसिड उसमें लाल हो जाता है। और उसी तरह, ठीक इसी तरह लिटमस पेपर भी एक प्राकृतिक सूचक है, इसीलिए अगर लिटमस पेपर अगर ब्लू है, उसमें अगर अम्ल डालेंगे तो वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक सूचक है। ठीक उसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, इसीलिए हल्दी पे अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो भी दिया गया है इसको देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, ये नाम आपको नोट करने हैं। जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति में सूचित करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन का भी प्रयोग किया जाता है। फेनोफ्थलीन से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। चलिए, अब हमें बताना है मानव उदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला पढ़ लेते हैं। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक होता है। क्या ये कथन सही है आपका? चलिए देख लेते हैं। तो वो आपका गलत था। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, आप जब भी आपको अनपच महसूस होगा तो आपको जो खट्टी खट्टी जो है डेकार आने लगते हैं, है ना, तो वो अम्ल होता है आपका। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से जलन भी होता है। अगर उल्टी हो जाती है तो पूरे गले में जलन होने लगता है। तो ये सब इसी की वजह से होता है, इसलिए आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो सेकंड आपका सही, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए। मानव उदर हाइड्रोक्लोरिड अम्ल उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। वहाँ पे कुछ और, वहाँ पे आपका क्या दिया था क्वेश्चन में दिया था सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि गलत था, इसीलिए ये गलत था आपका। यहाँ पे आपको नोट करना है। तो मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, इसीलिए कथन एक गलत था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको याद रखना है। मानव उदर मतलब पेट। ठीक है, चलिए, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, ये तो हमने भी पढ़ा। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसको कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है? एक प्रकार का ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, अम्ल है, क्षारक है, या दोनों है, इस तरह से। तो क्या है? ये दुर्बल क्षारक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, ये सब मैं आपको जो हिंट दे रही हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। आगे यहाँ पे बताना है, पीएच स्केल से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पीएच स्केल से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। पीएच स्केल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं, पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ये कथन आपका सही है? तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही अधिक होता है। तो ये आपका कथन जो है सही नहीं है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, बिल्कुल। तो 1 और 3 आपका सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे देखिए, पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच मान को ज्ञात किया जाता है, और इसीलिए ये कथन आपका सही था। विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है ये।
तो ये पूरा एक स्केल होता है ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपका उदासीन होता है 7, फिर ऐसे आपका स्केल होता है, इधर आपका अम्ल होता है और इधर आपका क्षार होता है, ठीक है। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 तक होता है, फिर यहाँ उदासीन हो जाता है 7 में, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 6 5 4 3 2 1 ऐसे। ये आपका होता है पीएच स्केल, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। वहाँ क्या दिया था, अधिक होगा, उतना ही अधिक उतना ही कम होगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन जितना अधिक होगा सांद्रता उतनी ही पीएच मान कम होगी। ये भी कथन आपको नोट करना है। तीसरा कथन यहाँ पे दिया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। अभी मैंने आपको बताया 7 कहाँ पे होता है, ठीक है, वो उदासीन होता है अम्ल की तरफ से भी और क्षार की तरफ से भी। आगे देखिए यहाँ पे दिया है यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा, और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। ये ऐसे स्केल आपको बताया था, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 7 तक जाता है। 7 आपका उदासीन होता है, और फिर जैसे जैसे ये अधिक होते जाएगा 8 9 10 11 12 ऐसे 14 तक जाता है। तो इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्षारीय हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, ठीक है। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्ल होगा। 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है मानव शरीर, कथन यहाँ पे दिया हुआ है, इस कथन को आपको बताना है। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। तो यही कथन ये आपका सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। ये कथन आपका ये भी सही है। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 सही, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। जो कथन सही है ना वो सही को आप नोट किया कीजिए। मानव शरीर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है मानव शरीर, ठीक है। कई बार आपका पूछ लिया जाता है किसी भी चीज़ का पीएच मान बताने के लिए। तो वर्षा जल का देखिए अगर 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा जल हो जाता है। अम्लीय वर्षा जल जब नदी में प्रवाहित होती है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी जलीय जीवधारी और उत्तरजीविका कठिन हो जाती है। जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। 5.5 से घट जाने पर क्वेश्चन आपका वहाँ पे गलत दिया हुआ था। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है ये आपको नोट करना है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, ये सभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। अम्लीय नहीं किया जाता है बल्कि क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। करने से अम्ल की आदि की मात्रा दंत क्षय को रोका जा सकता है। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे आपको पीएच मान दिए हैं, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका मानव रक्त बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 7.3 से 7.5 पीएच मान आपका ये होता है, ठीक है। और दूध का अगर पूछा जाए तो दूध का 6.4 होता है। मानव लार अगर पूछा जाए, ये देखिए ये जो 4 दिए हैं आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और यहीं से आपका जो है पीएच मान पूछ लिया जाता है। मानव लार आपका 5.5 से 7.5, और मानव मूत्र जो है वो हो जाएगा 6.5 से 7.5। तो ऐसे आपको इसको नोट करना है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी देखना ज़रूरी है। देखिए
ये आपने देख लिया मानव रक्त 7.3, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने। चलिए अब यहाँ देखिए, मानव रक्त 7.3 से 7.5, दूध का 6.4, मानव लार का 5.5 से 7.5, मानव मूत्र का 6.5 से 7.5। इसके अतिरिक्त नींबू का रस पूछा जाता है, 2.2 होता है लगभग। जठर रस यानी पेट में जो बन जाता है जठर रस, वो हो जाता है 1.2 के लगभग। कितना देखिए आप, कितना ज़्यादा अम्लीय होता है ये। रक्त कितना होता है 7.4, ये आपका उदासीन होता है कह सकते हैं। शुद्ध जल 7 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है 14 के लगभग होता है, ये पूरा क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम से ही आपका साबुन वगैरह बनता है, इसलिए वो क्षारीय होता है। चलिए अब आगे बताना है, ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, कुछ आपके प्राकृतिक सोर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे अम्ल दिए हुए हैं। बताना है कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मधुमक्खी का डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, ये सेपरेटली आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टमाटर में, सिरका में, इमली में। तो ये आपको बताना है कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मधुमक्खी का डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है, इमली का अम्ल में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, बाकी भी एक बार देख लीजिए। तो मधुमक्खी तो हमने देख लिया, मैथिलिक या इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ये भी आपका बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रहता है, ये भी आप याद रखेंगे। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी का डंक में मैथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, वही सेम मधुमक्खी हो या चींटी हो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, और खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ये आपका बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है, इसमें बी ऑप्शन होता है। डंक की बात की जाए, याद रख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है मधुमक्खी के डंक मारने से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, ये बताना है आपको। यानी कि फॉर्मिक अम्ल अगर होता है तो उसको आराम दिलाने के लिए क्या यूज़ में लाया जाता है, तो वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर मधुमक्खी का डंक लग जाए ना तो बेकिंग सोडा वहाँ पे लगा देना चाहिए, उससे क्या होता है बहुत आराम मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर से संदर्भित यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखते हैं कथन सही या गलत क्या पूछा जा रहा है। सही पूछा जा रहा है, तो पहला हम देख लेते हैं, पहला जो है ये सही है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। पहला ऑप्शन, पहला जो है ऑप्शन ये गलत है। दूसरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो आप सभी भी जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ये 2 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो कुछ अलग है नहीं, जो बातें यहाँ पे बोली गई हैं ना वही है। इसका सूत्र याद रख लीजिए, पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है ये, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ये आपका सूत्र होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और इसके बाद देखिए क्या, यहाँ पे ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, तो ये फैक्ट्री में देखिए उपयोग वस्त्र
वस्त्र उद्योग में सूती और नेलॉन कागज के फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा यानी वुड पल्प में, और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए इसका बृहद स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ये आपको जो उदाहरण है इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे किस गैस के कारण पाव रोटी या केक जो है फूलकर मुलायम हो जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाव रोटी या केक अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा या टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो यह जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक जो है फूलकर मुलायम एवं स्पॉन्जी हो जाती है। समझ गए? तो यहाँ पे बैटर में हम पानी भी मिलाते हैं, है ना, फिर वो गर्म भी होता है, हीट होता है, इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जिससे वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। यहाँ निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसका प्रयोग किस किस में होता है देखिए। यहाँ बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा या खाने का सोडा आदि नामों से हम इसे जानते हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। बेकिंग सोडा को किस नाम से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा या खाने का सोडा, इन सभी नामों से जानते हैं। यह एसिडिक का संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अब धावन सोडा के बारे में बताना है, कौन सा कथन आपका सही है, तो देख लेते हैं। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, तो पहला तो सही है। आगे और देख लेते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, धावन का, ये भी सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। देखिए धावन सोडा क्या है, तो धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए क्या है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं 10H2O। यहाँ Na2CO3 को आर्द्र बनाता है। यह भी क्षारकीय लवण है और सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। किसको? धावन सोडा को। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं, यानी कि हार्ड वाटर, जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसकी सरल पहचान ये है कि साबुन के साथ फेन यानी झाग उत्पन्न नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बताना है, जिप्सम को कितने केल्विन पर, केल्विन आपको पता है कि ये क्या है, एक आपका तापमान है हीट का, तो केल्विन, कितने केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका सूत्र ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, CaSO4 ½ H2O। यहाँ पे इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर
ठोस पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान और सतह चिकना करने के लिए भी किया जाता है। और अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 3, धातु और अधातु। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है इसका पूरा, सही उत्तर बताना है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 3 हमारा लास्ट चैप्टर है और इसको भी करेंगे। इसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन ज़रूर होंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा चैप्टर है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में बताना है कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आघातवर्धिता यानी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी में धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण होता है, सही है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तन्यता यानी डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता। तन्यता किसे कहते हैं, ड्यूक्टिलिटी किसे कहते हैं, तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है। ये ध्वनिक होती है। धातु के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, इसीलिए इसको आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। ध्वनिक भी होता है, तो ये भी सही है। कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने वाली धातुएं होती है। सोनोरियस होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, सोनोरियस होता है, ठीक है, तीनों याद रखेंगे। आघातवर्धिता, तन्यता और ध्वनिक, तीनों सही है। डी ऑप्शन आपका। चलिए यहाँ पे देखिए, कुछ धातु को पीटकर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को आघातवर्धिता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्तीय धातु होती है। धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को धातुओं की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। एक ग्राम सोने में से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ये सभी बातें इसमें सही है। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे हम ध्वनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। दूसरे पे चल रहे हैं, बताना है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ब्रोमीन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक अधातु है। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी आपको नोट करने हैं। और इनमें से कौन सा धातु है, कौन अधातु, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो ब्रोमीन होता है, ये एक ऐसा धातु है जो वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधातु या तो ठोस में या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब। चलिए, धातुओं के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। मरकरी को छोड़कर सभी अन्य धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये कथन आपका सही है। मरकरी जो है ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इस पर चाकू से इसको काटा भी जा सकता है, तो ये भी आपका सही है, क्षारीय, जैसे कि साबुन। चलिए, अब इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सामान्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु मरकरी जो है ये एक अपवाद है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। एक ब्रोमीन है, ये है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, और ये आपका मरकरी क्या है, धातु है। बस इतनी फर्क है, इसको याद रखेंगे। कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके घनत्व और गलनांक भी धातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत कम ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अधातु के संदर्भ में बताना है कौन सा आपका क्वेश्चन सही नहीं है, नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, आयोडीन अधातु के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है।
हमें जो गलत है वो आंसर बताना है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी आपका सही है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का कुचालक है, ये गलत है, यानी कि थर्ड यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही होगा क्योंकि गलत ही हमसे पूछा गया है। और देखिए कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। हीरा कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी सबसे उच्च होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, याद रखेंगे, सुचालक होती है, कुचालक नहीं होती है। यह भी कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट। चलिए आगे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं, जितने भी कथन है ना ये सारे एक एक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ों को कवर करवा दिया गया है, वरना एक एक चैप्टर पे आपका 4 से 5 दिन लग सकता है, इतना ही ज़्यादा डिटेल में होता है इसका। चलिए, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, क्या यह कथन आपका सही है? तो सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये तो गलत है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोना जल की किसी भी अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। सेकंड और थर्ड ये दो आपका सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वायु में जलने पर लगभग सभी धातुएं ऑक्साइड होती है। वायु के में जलने पर लगभग सभी धातुएं धातु ऑक्साइड होती हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों को प्रभाव से प्रदर्शित करते हैं, जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आपको नोट करना है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और फिर पोटेशियम ऑक्साइड। तो कौन सा धातु ऑक्साइड में जल में घुल कर क्षार प्रदान करता है, तो वो आपको लिखना है, नोट करना है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। वहीं अधिकतर अधातु दहन करने पर ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, चांदी और सोना अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये कथन आपका सही था। सामान्यतः धातुएं जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, परंतु एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, आपको ये नोट करना जो एक्सेप्शन चीज़ें हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। वही लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के किसी भी रूप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बताएंगे यहाँ पे सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा, 1 और 2, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, और ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग रोकने के लिए कैरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो ये भी आपको नोट करना है। हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट दे दे और बोल दे ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनोडीकरण के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। नहीं। यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। नहीं। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको जान लीजिए, एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित करती है और सामान्य ताप पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसी धातुएं
धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संक्षारित में उन्हें सुरक्षित करती है। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की यह परत को एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा एनोडीकरण क्या है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब ये बताना है कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, लेकिन जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल उपचायक होता है, तो ये आपका ए ही सही है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के अपचयित हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता है। एक्वारेजिया के संदर्भ में बताना है क्या सही है, क्या सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। देख लेते हैं। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 का अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। नहीं, ये तो सही है ना, ये सही है। यह कौन सा गलत है वो बताना है ना। एक मिनट। हाँ, तो आपका पहला ही गलत था ना, पहला ही गलत था, तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत ही तो बताना है। देखिए यहाँ पे जो गलत है वही बताना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सही है। यह सोना और प्लैटिनम को गलाने में सक्षम होता है, एक्वारेजिया, ये सही है। यह एक प्रबल संक्षारक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए आपका गलत है। तो ये तो वही बातें कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म बताना है। जो सबसे अभिक्रियाशील है और सबसे कम अभिक्रियाशील है, दोनों बताना है। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पोटेशियम और गोल्ड। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पोटेशियम देखिए सबसे अधिक होता है, इसमें आग भी लग जाती है, अभी भी हमने देखा था। और गोल्ड में सबसे कम होता है अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं होता है, हमने पढ़ा था ना अभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका अभिक्रिया का अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम में, उसके बाद सोडियम में, उसके बाद कैल्शियम में होता है, उसके बाद मैग्नीशियम में होता है, फिर अल्मुनियम में होता है, फिर जिंक में होता है, फिर आयरन में, फिर लेड में, फिर हाइड्रोजन में, फिर कॉपर में, फिर मरकरी में, फिर सिल्वर में, तब गोल्ड में। सबसे कम किस में होता है? गोल्ड में होता है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम में होता है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, कोई भी दो दे सकता है। मान लीजिए मैग्नीशियम और सिल्वर दे दिया तो ये आपका सही हो जाएगा। सिल्वर और मैग्नीशियम दे दिया तो गलत हो जाएगा। सर्वाधिक हो जाएगा मैग्नीशियम, सबसे कम सिल्वर। ऐसे आपको बताया, क्वेश्चन में आ सकता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह धातु और अधातु दोनों में समान व्यवहार करता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। संक्षारण के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन बताना है। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, आपका सही है। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है, ये भी आपका सही है। दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। वही बात यहाँ भी कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता, सीसा, मैग्नीशियम या फिर तांबा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जस्ता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, यश दलेपन, क्रोमियम लेपन या फिर एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा और इस्पात के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन बताना है।
तो शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध लोहा जो होता है वो अत्यंत नर्म होता है, ठीक है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, बिल्कुल। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगती, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही बात यहाँ भी कही गई है। चलिए आगे बताना है। तो कौन सा एलॉय किस में मिला है, कौन सा समांगी मिश्रण जो यहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, और सबसे ज़्यादा फेमस है आपका तांबा और जस्ता, ठीक है। और तांबा और टीन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ सारा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारा एकदम सेम ऐसे ही बना हुआ है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पारद और कोई अन्य धातु अमलगम बनाती है, ठीक है। जस्ता और तांबा और जस्ता पीतल बनता है। तांबा और टीन से कांसा बनता है। सीसा और टीन से सोल्डर बनता है। तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही आपका दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। चलिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका देखिए चैप्टर 4 है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 घंटे की क्लास आपकी हो गई, और इतना इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप देखते भी नहीं हैं। चलिए यहाँ पे हम बताएंगे सोने के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ये भी आपका सही है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये था आपका पूरा यहाँ पे। तो इसके बारे में एक बार जान लीजिए कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी नरम होता है। शुद्ध सोना अभी अभी हमने पढ़ा है कि वो 24 कैरेट का है, और शुद्ध काफ़ी नरम होता है सोना, ठीक है। लोहा की भी बात हमने अभी की थी, सॉरी वो लोहा की बात की थी, पर ये भी आपका जान लीजिए शुद्ध सोना काफ़ी नरम होता है, 24 कैरेट का होता है। इसी के कारण इस आभूषण मिलाने के लिए इसमें मिक्स किया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी और तांबा इसमें मिक्स किया जाता है। भारत में अधिकांश कितने कैरेट का? 22 कैरेट का सोना मिलता है, ठीक है। तो 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग और तांबा मिश्रण होता है इसमें। तो ये आपका था पूरा चैप्टर 3 हमने ख़त्म कर लिया है क्लास 10 से। और पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम अपने सभी क्लास को फिनिश करेंगे। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें मैं लेके चल रही हूँ। हिस्ट्री का हमने सोचा एनसीईआरटी से बेस्ट कराने का, लेकिन हिस्ट्री मैं आपको बहुत करवा चुकी हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री आप कर लेंगे तो इनफ है, जितनी करवा रही हूँ। सारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, उसको एकदम कर जाइए अच्छे से। तो वो कर लेंगे तो आपका बहुत क्वेश्चन वहाँ से लड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, 2 मिनट का समय दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसका आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगा। कुल 12 क्लास हैं इसमें अभी तक, ठीक है। ये 12 क्लास अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और प्लस ये जो मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको करवा रही हूँ, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, एक एक टॉपिक पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। और बाद में मैं आपको मिडिल हिस्ट्री और आपका प्राचीन भारत से करवा दूंगी, ठीक है। पर ये दोनों से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, ना के बराबर। 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में तो बिल्कुल ही नहीं पूछे गए। और क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी मैं सोच रही हूँ आपको थ्योरी ही करवाऊँ, क्योंकि थ्योरी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिर्फ रटेंगे तो नहीं होगा, कहानी कथा कहानी नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री की तरह इसमें, कि आप इसमें एक तुक्का भी लगा पाएँ। ये बहुत ही आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, यहाँ से आपका आता है। अगर आपको जैसे मृदा आ गया, तो मृदा के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया जाए, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के। तो मैं भी सोच रही हूँ इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये अगर हो जाता है तो मैं आपको थ्योरी क्लास इसकी करवाऊँगी, तो भरपूर प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। तो चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती रहती हूँ, और बहुत सारे एग्ज़ाम के पीडीएफ मैंने आपको बहुत सारे जो है पीडीएफ ऑलरेडी दिए हैं। सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज़ आपका यहाँ से जो है लेके सामने आया गया है। तो ये देखिए, बाकी अगर आप साहित्य के स्टूडेंट हैं
हिंदी साहित्य आपका अगर विषय है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य को हम एकदम 0 टू हाई लेवल से लेके चल रहे हैं। पूरा आपको मैंने आदिकाल फिनिश करवाया है, हर एक तरह का क्वेश्चन है आदिकाल का, 0 टू हाई लेवल क्वेश्चन आपको करवाया गया है। जितने करवा रही हूँ ना, इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बाहर यहाँ पे आपको फिर भक्ति काल हमने करवा दिया है, भक्ति काल करवा दिया है, रीति काल करवा दिया है, और आधुनिक काल भी आपको करवा दिया है। ठीक है, आधुनिक काल आपको करवा दिया है। ये सब आप अगर कर लेंगे तो इसके बाद आप पहुँचेगा रचना पे। ठीक है, रचना में मैं आपको उपन्यास फिनिश करवा चुकी हूँ। ठीक है, लगभग 600 क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। अब हम कहानी पे चल रहे हैं, कहानी स्टार्ट होगा हमारा, कहानी करेंगे। इसके बाद हमारा ऐसे ही चलते जाएगा नाटक, उसके बाद एकांकी, आलोचना। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे। बहुत सारा ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जितने भी ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ है, बहुत पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन, तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। प्लस व्याकरण की तैयारी भी आप कर सकते हैं। व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ। जो भी छूटा हुआ है ना, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करवा दूँगी। तो पूरा व्याकरण आपका वहाँ से एकदम टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा। सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और समय मिलता है तो इसका थ्योरी क्लास भी मैं लेके आऊँगी, ताकि जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो उसको समझाया जा सके, ताकि और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये था पूरा जितना भी बेस मैंने आपको बताया। ऐसे अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। समय है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।